Good mornings to all of you. Now today I discuss the next portion of the P block. The point is that anomalous behavior of first element of each group. Anomalous means abnormal behavior. The first element of each group. The first element of each group. The first element of each group of P block. The first element of each group of P block shows different behavior other than rest element due to मतलब ये हो गया कि P ब्लॉक के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो अदर एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे ड्यू टू फर्स्ट इज द स्मॉल साइज होने की वजह से ये अलग बिहेवियर शो करेंगे। सेकंड इज द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थर्ड इज absence of vacant D ऑर्बिटल की absence की वजह से भी ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड absence ऑफ वैकेंट D, इन तीन रीजन्स की वजह से जो P ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हैं उनका पहला एलिमेंट अदर एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। इसी को बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ P ब्लॉक शोज डिफरेंट बिहेवियर अदर देन रेस्ट एलिमेंट ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट D। ओके जैसे अगर हम बात करें आपके सामने, हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन -2 वैलेंसी को शो करता है। पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, ऑक्सीजन -2 वैलेंसी को शो करता है। लेकिन सल्फर की बात करते हैं तो 2, 4, 6 ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है 6 ग्रुप का, तो इसलिए ये -2 शो कर रहा है। और फिर सल्फर हैं 2, 4, 6 शो कर रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन शोज +3 वैलेंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट D, और नाइट्रोजन इज +3 वैलेंसी, नाइट्रोजन इज +3। एंड फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस +3 और +5 इनको शो करता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन शो करता है -2 को और सल्फर शो करता है 2, 4, 6 को। नाइट्रोजन शो करता है +3 को और फास्फोरस शो करता है 3 और 5 को। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं। नेक्स्ट, SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 इज नॉट। SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 इज नॉट। वाई? ये हमारा क्वेश्चन है कि SiCl4 जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है। SiCl4 is hydrolyzed but CCl4 is not. Okay,
मीन्स SiCl4 की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएंगे H2O, तो ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, ओके। और CCl4 इसकी भी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, तो यहाँ पे SiCl4 और ये है CCl4। सबसे पहले कार्बन है, फिर सिलिकॉन है। कार्बन के पास वैकेंट डी अवेलेबल नहीं है, कार्बन के पास वैकेंट डी और वैकेंट डी अवेलेबल नहीं है, और जब इसके पास वैकेंट डी नहीं होगा तो इसके लोन पेयर को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। और सिलिकॉन के पास वैकेंट डी है तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड। तो यहाँ पे आप रीजन लिखोगे SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी, इज हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी। वैकेंट डी के पाए जाने की वजह से, वैकेंट डी के पाए जाने की वजह से SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। बट CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, CCl4 is not hydrolyzed, not hydrolyzed. CCl4 is not hydrolyzed due to absence of vacant D. CCl4 में वैकेंट डी नहीं पाया जाएगा, कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं होगा, और जब ये वैकेंट डी रखेगा नहीं तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है इन मार्केट SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, व्हाई? नाउ यू सिंपली से टुवर्ड्स दैट SiCl4, in SiCl4 Si has vacant d orbital, because of that it can accommodate the lone pair of water. एंड इन केस ऑफ CCl4 कार्बन, जब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट डी, दैट्स वाई इट कैन नॉट एकोमोडेट लोन पेयर ऑफ वाटर. सो सिंप्लीफाइड एज CCl4 is not hydrolyzed due to the absence of vacant D and SiCl4 is hydrolyzed due to the presence of vacant D. तो SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड होता है वैकेंट D के पाए जाने की वजह से, CCl4 हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है वैकेंट D के ना पाए जाने की वजह से, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट D. ओके बच्चों, हो गया. नेक्स्ट है, अब हम शुरू करते हैं बोरान फैमिली. बोरान फैमिली, बोरान फैमिली की जब बात करते हैं तो नॉर्मली बोरान फैमिली की अगर बात की जाएगी, नॉर्मल ऑर्डर में बोरान फैमिली की बात की जाएगी, तो अगर ग्रुप से बॉटम की ओर जाएंगे, ग्रुप से बॉटम की ओर जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज. नॉर्मल अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे, टॉप से बॉटम की ओर, ये यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ये टॉप लिख लीजिए और ये बॉटम लिख लीजिए, और ये बात हो गई ग्रुप की. तो अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा इंक्रीज. तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं साइज़ बढ़ता जा रहा है. तो बोरान से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा टेल्यूरियम. तो ये है साइज़ का नॉर्मल ऑर्डर, ये है साइज़ का नॉर्मल ऑर्डर. ओके, ये है साइज़ का नॉर्मल ऑर्डर. लेकिन मैंने क्या बोला था, थर्ड ग्रुप की जब बात करेंगे, 13th ग्रुप की, तो 13th ग्रुप में आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन दोनों वर्क होता है. ठीक है, तो ड्यू टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला ऑर्डर जो है ये गलत हो गया, और फिर लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, due to D block contraction, on moving down the group due to D block contraction, this order
इज़ नॉट फॉलो, दिस ऑर्डर इज़ नॉट फॉलो, ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, दिस ऑर्डर इज़ नॉट फॉलो। तो नॉर्मली जो बच्चा पढ़ के गया होगा कि टॉप से बॉटम की ओर जाने पे साइज़ बढ़ रहा है, तो उसका आंसर यहाँ पे गलत आने वाला है। और यहाँ पे जो सही आंसर आएगा, बोरान से बड़ा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम और गैलियम अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, और फिर आता है इंडियम, और फिर आता है टेलेरियम। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन दिस इज़ द रियल ऑर्डर, दिस इज़ द रियल ऑर्डर, ये आपका रियल ऑर्डर है। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके वहाँ, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली आप बोल दीजिएगा कि 13 ग्रुप में कौन सा इफेक्ट काम करता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आ गया। तीसरे और चौथे पीरियड में डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, चौथे और पाँचवें में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसीलिए इन दोनों का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गया। तो साइज़ का ये भी ऑर्डर हो उसमें लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, लेकिन ये सही है और ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके बेटा, ओके। तो साइज़ का ये ऑर्डर देख लिया आप लोगों ने। साइज का ये ऑर्डर देख लिया। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट फॉलो इरेगुलर पैटर्न। फिर नेक्स्ट बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉर्मली जो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं टॉप से बॉटम पे जाने पर घटती है, टॉप से बॉटम जाने पे घटती है। तो अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे, टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। अब जिस बच्चे ने कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट नहीं पढ़े होंगे वो नॉर्मल इसमें लगा के आएगा कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा बोरान होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर टेलुरियम, और वहाँ पे जाओगे और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप फॉलो इर्रेगुलर पैटर्न, फॉलो इर्रेगुलर पैटर्न। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप फॉलो इरेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इरेगुलर पैटर्न ड्यू टू, क्यों, इसके पीछे क्या वजह है आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको आराम से आपका ब्रेन मेमोराइज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख नहीं रहे हैं, उसको सीख चुके हैं। द 13th ग्रुप एलिमेंट फॉलो इरेगुलर पैटर्न ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर आपके सामने लिखेंगे, बोरान, BTL, ये होता है ऑर्डर। 13 ग्रुप का ऑर्डर ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। सबसे ज़्यादा बोरान, फिर टेलुरियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। इसको आप याद कर लेंगे, इस ऑर्डर को याद कर लेंगे ऐसे, बोलता गया एलियन, बोलता गया एलियन, ठीक है। ये ऑर्डर ऐसे याद होगा, बोलता गया एलियन, बोलता गया एलियन, ओके। तो 13 ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा बोलता गया एलियन।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद एयर, these elements form oxide of chemical properties. Chemical properties में these elements combine with oxygen, and form two type of oxides. These element combine with oxygen and form two type of oxide Okay, these elements combine with oxygen and form two type of oxide. One is the MO and next is the M2O3. यहाँ पे मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे अलग अलग होगा, +1 और +3 के फॉर्म में पाया जाएगा. ओके, M2O3 एंड MO. ओके, एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर. जैसे ही एल्युमिनियम की रिएक्शन हम कराते हैं 3/2 O2 से, और यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 पार्ट लेंगे, 2 पार्ट, तो ये बना देगा Al2O3. ये 2 से 2 कैंसिल, O3, ये बन गया Al2O3. ये Al2O3 एल्युमिनियम के सराउंड में जाकर के एक पैसिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम में कोरोजन की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है. एल्युमिनियम के ऊपर लेयर बन जाएगी Al2O3 की, उसके बाद उस पर जाकर के रिएक्ट होना बहुत दिक्कत की बात है, नहीं हो पाएगा. कोरोजन की एक लेयर वहाँ पे बन जाएगी, कोरोजन हो पाना उसका इजी नहीं होगा. ओके, तो एक और छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, पैसिवनेस ऑफ एल्युमिनियम प्रिवेंट्स इट्स कोरिजन. ये पॉइंट लिख लीजिए, पैसिवनेस ऑफ एल्युमिनियम प्रिवेंट्स इट्स कोरिजन. और एक और पॉइंट लिख दीजिए, गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर. गैलियम एंड इंडियम लिख लीजिए इस बात को, गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर. एंड टेलोरियम फॉर्म ऑक्साइड टाइप TLO, यानी कि MO टाइप का ऑक्साइड पाया जाता है. तो टेलोरियम फॉर्म ऑक्साइड टाइप ऑफ TLO. एल्युमिनियम बनाती है ऑक्साइड की एक लेयर, ठीक है, और उसके बाद गैलियम एंड इंडियम ये कुछ नहीं बनाते हैं, ये अफेक्टेड नहीं होते हैं. और लास्ट में आपका है टेलोरियम. गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर. गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर. टेलोरियम फॉर्म ऑक्साइड लेयर टाइप ऑफ TLO. ओके, और इसमें जो है अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचेगी, वो हम डिस्कस करेंगे कल. ओके.